ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दशकों से किसी भी दिग्गज कार कंपनी की पहचान ना उसके इंजन की आवाज से होती थी। बिल्कुल, जैसे एक मस्टैंग की दहाड़ हो गई या एक क्लासिक BMW का वो एकदम स्मूथ इनलाइन 6 इंजन। हाँ एकदम। लेकिन सोचिए क्या हो जब वो इंजन ही गायब हो जाए, मतलब जब कार से कोई आवाज ही ना आए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है पूरी इंडस्ट्री के लिए। राइट। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी बदलाव को समझने वाले हैं। हमारे पास आज ऑटोमोटिव ब्लूप्रिंट्स, इंडस्ट्री रिसर्च और BMW के कुछ इंटरनल टेक्निकल नोट्स का एक बहुत बड़ा स्टैक है। और हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक कंपनी जिसका पूरा इतिहास ही पेट्रोल इंजनों पर टिका है, वो अपनी पूरी पहचान को इलेक्ट्रिक युग के लिए दोबारा बना रही है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं BMW की नए क्लास से, यानी न्यू ए क्लास से प्लेटफॉर्म की। इसे समझने के लिए ना हमें एक टूल किट के नजरिए से सोचना होगा। अच्छा, वो कैसे? आमतौर पर जब भी किसी मल्टीपर्पज औजार की बात होती है तो सबसे पहले स्विस आर्मी नाइफ का ख्याल आता है। एक ऐसा टूल जो कैंची का भी काम कर दे, पेचकस का भी और चाकू का भी। हाँ, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो वो किसी भी एक काम में एकदम परफेक्ट नहीं होता। वो हर काम कर लेता है, लेकिन एक बड़े समझौते के साथ। राइट। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हाल भी पिछले कुछ सालों से बिल्कुल उसी स्विस आर्मी नाइफ जैसा ही रहा है। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेस में पिछड़ने के डर से दिग्गज कार कंपनियों ने क्या किया, उन्होंने एक ही कार के ढांचे को लिया और उसी में पेट्रोल इंजन भी फिट कर दिया, उसी में डीजल भी, और उसी में भारी भरकम बैटरी भी डाल दी। बिल्कुल। BMW का जो पुराना C-क्लार प्लेटफॉर्म था, वो इसी का एक बड़ा उदाहरण था। एक ही चैसी पर पेट्रोल कार भी बन रही है और इलेक्ट्रिक भी। काम तो कर रहा था वो, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वो सबसे बेहतरीन विकल्प नहीं था, क्योंकि पेट्रोल इंजन की जगह छोड़ने के चक्कर में आपको बैटरी और एरोडायनामिक्स के साथ समझौता करना पड़ता था। और आज हमारे सामने जो रिसर्च नोट्स हैं, वो इसी समझौते को खत्म करने की कहानी बताते हैं। हाँ, ये नोट्स इस बात का सबूत है कि BMW अब इस स्विस आर्मी नाइफ को किनारे रख रहा है और उसकी जगह एक सर्जिकल स्कैल्पेल उठा रहा है, मतलब एक बेहद सटीक और धारदार औजार। और यही है ये न्यू क्लास प्लेटफॉर्म। जर्मन में इसका मतलब होता है न्यू क्लास या नया वर्ग। और देखिए, ये कोई मामूली फेसलिफ्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें किसी पेट्रोल इंजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और 2026 में आने वाली इनकी जो पहली प्रोडक्शन कार है BMW iX3, उसका डेटा साफ बताता है कि ये कंपनी के लिए एक करो या मरो वाली स्थिति है। तो चलिए इसके फाउंडेशन से शुरू करते हैं, मतलब वो चीज जो ईवी को असल में पावर देती है, उसकी बैटरी। राइट। किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का बेस उसकी बैटरी ही होती है। हमारे नोट्स में BMW की छठी जनरेशन यानी Gen 6 E-ड्राइव बैटरी टेक्नोलॉजी का काफी डिटेल में जिक्र है। और इसमें सबसे बड़ा बदलाव इसके शेप और पैकिंग में दिख रहा है मुझे। हाँ, इंडस्ट्री में लंबे समय से प्रिज्मिया या आयताकार सेल्स का इस्तेमाल होता आ रहा था, लेकिन अब इस नए प्लेटफॉर्म के लिए उन्होंने सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार लिथियम आयन सेल्स की तरफ रुख किया है। सिलिंड्रिकल सेल्स का मतलब है कि ये दिखने में वैसे ही हैं जैसे हमारे टीवी रिमोट में लगने वाले बैटरी सेल होते हैं, बस साइज में थोड़े बड़े। एकदम सही। लेकिन सिर्फ आकार बदलने से क्या फायदा? मेरा मतलब है टेस्ला भी तो शुरुआत से ही सिलिंड्रिकल सेल्स का इस्तेमाल कर रही है, तो इसमें BMW का नया इनोवेशन क्या है? देखिए, इनोवेशन इसके आकार में उतना नहीं है जितना इसे कार में पैक करने के तरीके में है। इस नई टेक्नोलॉजी में उन्होंने सेल टू पैक डिजाइन अपनाया है। सेल टू पैक? मतलब बीच के मॉड्यूल्स हटा दिए? बिल्कुल। पुराने आर्किटेक्चर में होता ये था कि बैटरी सेल्स को पहले छोटे छोटे मॉड्यूल्स में पैक करते थे, फिर उन मॉड्यूल्स को एक बड़े बैटरी पैक में रखा जाता था और फिर उस पैक को कार की चैसिस में फिट करते थे। मतलब बहुत सारा स्पेस वेस्ट होता था। हाँ, उस पूरी प्रक्रिया में मॉड्यूल की जो बाहरी परतें और वायरिंग होती थी, वो बहुत सारी जगह घेर लेती थी। सेल टू पैक डिजाइन में उस बीच के मॉड्यूल वाले हिस्से को पूरी तरह से हटा दिया गया है। ओह, तो सेल्स सीधे बैटरी के मुख्य ढांचे में फिट होते हैं। हाँ, और वो ढांचा सीधे कार की चैसिस का ही हिस्सा बन जाता है। नतीजा ये है कि जगह बचती है, कार का वजन काफी कम हो जाता है। और हमारे नोट्स के हिसाब से पुरानी जनरेशन के मुकाबले बैटरी की एनर्जी डेंसिटी में 20% का सीधा इजाफा होता है। 20%? ये कोई छोटी छलांग नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस पर थोड़ा रुकना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर बैटरी का आकार और वजन बिल्कुल वैसा ही रखा जाए तो भी उसके अंदर 20% ज्यादा पावर स्टोर की जा सकती है। राइट।
और जो आंकड़े हमारे पास हैं उनके मुताबिक इस कार में लगभग 108.7 किलोवाट आवर की यूजेबल बैटरी क्षमता दी गई है। और शायद यही वजह है कि इसके रेंज के आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं। मतलब WLTP टेस्ट साइकिल के अनुसार ये सिंगल चार्ज में 805 किलोमीटर तक चल सकती है। 805 किलोमीटर सुनने में बहुत शानदार लगता है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेच है। हाँ, WLTP के आंकड़े अक्सर लेबोरेटरी के आदर्श माहौल के होते हैं, राइट? सही कहा आपने। WLTP एक स्टैंडर्ड जरूर है, लेकिन ये एक कंट्रोल्ड लैब के अंदर तय किया जाता है, जहाँ हवा का दबाव, AC का इस्तेमाल सब एकदम परफेक्ट होता है। मतलब ये वैसा ही है जैसे ट्रेडमिल पे दौड़ना और असल सड़क पर दौड़ना। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। असल दुनिया की ड्राइविंग में जहाँ मौसम बदलता है, ट्रैफिक होता है, वहाँ ये रेंज थोड़ी कम हो जाती है। फिर भी अगर हम EPA या रियल वर्ल्ड आंकड़ों को देखें तो ये करीब 640 किलोमीटर या 400 मील की रेंज देती है, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार के लिए बेहद व्यवहारिक और शानदार रेंज है। बिल्कुल, लेकिन रेंज से भी ज्यादा जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा है वो है इसका नया चार्जिंग आर्किटेक्चर। हाँ, 800 वोल्ट आर्किटेक्चर। राइट। आजकल ऑटोमोबाइल की दुनिया में हर कोई 400 वोल्ट से 800 वोल्ट पर जाने की बात कर रहा है, पर मैं सोच रही थी क्या ये सिर्फ एक और मार्केटिंग बज़वर्ड है? पेपर पर पढ़ने में ऐसा लग सकता है। मतलब एक आम ड्राइवर को इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है कि कार के अंदर 400 वोल्ट दौड़ रहे हैं या 800 वोल्ट? फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है, ये इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे बड़ी समस्या को सुलझाने का एक सीधा गणितीय तरीका है। सबसे बड़ी समस्या मतलब चार्जिंग में लगने वाला समय? एकदम। इसे समझने के लिए थोड़ा फिजिक्स में जाना होगा। देखिए, किसी भी बैटरी को तेजी से चार्ज करने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत होती है। ज्यादा वॉट्स चाहिए। राइट। और पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज को करंट से गुणा करना। अब अगर कोई पुरानी 400 वोल्ट की तकनीक पर ही पावर बढ़ाना चाहे तो फॉर्मूले के हिसाब से उसे करंट बढ़ाना पड़ेगा। और यहीं पर सबसे बड़ी अड़चन आती है, क्योंकि अगर आप करंट बढ़ाएंगे तो तारों में भयंकर गर्मी पैदा होगी। बिल्कुल, ये उसी तरह है जैसे एक पतले पाइप से बहुत सारा पानी एक साथ निकालने की कोशिश की जाए। पाइप फटने का डर रहता है और कार के मामले में तार पिघलने का डर है। हाँ, तो उस गर्मी को संभालने के लिए कार में बहुत मोटे तांबे के तार लगाने पड़ेंगे और एक भारी भरकम कूलिंग सिस्टम भी लगाना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक कार की दुनिया में वजन ही तो रेंज का सबसे बड़ा दुश्मन है। सही कहा। मोटे तार और बड़े कूलिंग सिस्टम कार का वजन इतना बढ़ा देंगे कि वो ज्यादा बैटरी होने का फायदा ही खत्म कर देंगे। तो इसलिए इंजीनियरों ने वोल्टेज को 400 से बढ़ाकर सीधा 800 वोल्ट कर दिया। एकदम सही। डायलेक्ट वही है, लेकिन अब क्योंकि वोल्टेज दोगुना हो गया है तो उतनी ही पावर भेजने के लिए करंट को आधा किया जा सकता है। वाओ, आधा करंट मतलब बहुत कम गर्मी। और कम गर्मी का मतलब है कि तार बहुत पतले इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिससे कार का वजन काफी घट जाता है। ये इंजीनियरिंग की एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम सॉल्विंग तकनीक है। वजन कम हो गया और क्योंकि सिस्टम बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो रहा तो बैटरी के अंदर बेहद तेज रफ्तार से बिजली धकेली जा सकती है। इसी वजह से ये नया नए क्लास से प्लेटफॉर्म 400 किलोवाट तक की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और इसके जो परिणाम है ना, वो सच में हैरान करने वाले हैं। मतलब बैटरी 10 से 80% चार्ज होने में सिर्फ 20 से 21 मिनट का समय लेती है। सोचिए, सिर्फ 20 मिनट। और अगर आप हाईवे पर हैं और सिर्फ 10 मिनट के लिए रुकते हैं तो आपको 300 से 350 किलोमीटर तक की रेंज वापस मिल जाती है। 10 मिनट? इतने टाइम में तो हाईवे के ढाबे पर एक चाय भी ढंग से खत्म नहीं होती। सही बात है। और एक और कमाल का फीचर है इसमें, बाय डायरेक्शनल चार्जिंग। यानी पावर कट होने पर यही कार एक बड़े पावर बैंक की तरह हमारे घर को बिजली भी दे सकती है। बिल्कुल, कार से घर को पावर देना। तो ये सारे आंकड़े तो हो गए हार्डवेयर के, बैटरी, चार्जिंग, केबल्स। लेकिन एक और पहलू भी है। जब 108 किलोवाट की बैटरी और ड्यूल मोटर्स एक साथ काम करते हैं तो iX3 जैसे मॉडल 469 हॉर्स पावर पैदा करते हैं और 645 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 4.9 सेकंड में पकड़ लेती है। 4.9 सेकंड्स? इतनी भयानक पावर को अगर बिना किसी कंट्रोल के पहियों पर छोड़ दिया जाए तो कार तो अनियंत्रित हो जाएगी। वही तो, इतनी ज्यादा पावर को हर पल कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती है। और यहीं पर हमारी चर्चा हार्डवेयर से निकलकर सीधे सॉफ्टवेयर के दिमाग तक पहुंचती है। पावर बनाना एक बात है, लेकिन उसे मैनेज करना दूसरी। और इस मैनेजमेंट के लिए BMW ने जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनाया है उसे उन्होंने नाम दिया है हार्ट ऑफ जॉय। हार्ट ऑफ जॉय यानी खुशी का दिल।
नाम तो बहुत पोएटिक लगता है, लेकिन तकनीकी दस्तावेजों को देखने पर पता चलता है कि ये पूरी कार का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। और शायद सबसे विवादास्पद भी। इस सुपर ब्रेन की अहमियत समझने के लिए हमें देखना होगा कि पुरानी कारों के अंदर कंप्यूटिंग कैसे काम करती थी। राइट। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो हमेशा से डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल होता आया है ना। हाँ, कार के अंदर हर छोटे बड़े काम के लिए एक अलग ECU यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता था। ब्रेक के लिए अलग कंप्यूटर, इंजन के लिए अलग, सस्पेंशन के लिए अलग, स्टीयरिंग के लिए अलग। मतलब एक आधुनिक कार में ऐसे 70 से 80 अलग-अलग छोटे कंप्यूटर होते हैं जो तारों के एक जाल के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। अगर इसे विजुअलाइज किया जाए तो ये एक ऐसे ऑर्केस्ट्रा की तरह है जिसमें 80 बहुत ही बेहतरीन संगीतकार बैठे हैं, लेकिन उनका कोई एक मास्टर कंडक्टर नहीं है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। हर कोई अपना वाद्य यंत्र बजा रहा है और दूसरे को सुनकर तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है। जैसे जब ब्रेक का कंप्यूटर फैसला करता है